एक समय ऐसा था जब इंसानों और वैम्पायर्स का एक साथ इस दुनिया में रहना कोई हैरानी की बात नहीं थी। वैम्पायर्स बेहद खतरनाक और ताकतवर थे और कुछ इंसान उन्हें भगवान जैसा मानते थे। ऐसे लोग उनकी पूजा करते थे और उन्हें अपना रक्षक समझते थे। लेकिन वक्त के साथ इंसानों की सोच बदलने लगी और उन्होंने वैम्पायर्स के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। यही वजह बनी एक लंबी और खूनी जंग की, जो सालों बाद भी खत्म नहीं हुई। इंसानों ने वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए नए हथियार बना लिए थे, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करना सीख लिया था। लेकिन फिर भी वैम्पायर्स को रोकना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी ताकत इंसानों से कहीं ज़्यादा थी। खुद को बचाने के लिए इंसानों ने एक सुरक्षित शहर बसाया, जिसके चारों तरफ विशाल दीवारें बनाई गई। इस पूरे इलाके को चर्च नाम की एक संस्था कंट्रोल करती थी। चर्च कुछ खास लोगों को चुनकर उन्हें खतरनाक ट्रेनिंग देता था और यही लोग आगे चलकर प्रीस्ट कहलाए। ये योद्धा साधारण इंसानों से कई गुना तेज और ताकतवर थे, जिनका मकसद सिर्फ वैम्पायर्स का सफाया करना था। धीरे धीरे प्रीस्ट ने ज़्यादातर वैम्पायर्स को ख़त्म कर दिया और जो बचे उन्हें कैद कर लिया गया। हालांकि कुछ वैम्पायर्स अब भी ज़मीन के नीचे छुपकर जिंदा थे, लेकिन इंसानों को उनसे अब ज़्यादा खतरा महसूस नहीं होता था। इसी वजह से प्रीस्ट्स का काम भी लगभग ख़त्म कर दिया गया और अब वे आम लोगों की तरह ज़िंदगी बिताने लगे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल जाता है। प्रीस्ट्स का लीडर अपने साथियों के साथ एक अंधेरी अंडरग्राउंड जगह में पहुंचता है। उनका मकसद वैम्पायर क्वीन को ख़त्म करना था, ताकि यह जंग हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। लेकिन अंदर पहुंचते ही उन पर अचानक दर्जनों वैम्पायर्स हमला कर देते हैं। लड़ाई के दौरान लीडर अपने एक साथी को बचाने की कोशिश करता है, मगर वह नाकाम रहता है। इंसानों और वैम्पायर्स की लड़ाई ने धरती को बर्बाद कर दिया था। प्रदूषण इतना बढ़ चुका था कि सूरज की रोशनी मुश्किल से ज़मीन तक पहुंचती थी और ज़्यादातर जगहों पर अंधेरा छाया रहता था। दीवारों के बाहर भी एक दुनिया मौजूद थी, जहां ऐसे लोग रहते थे जो चर्च के नियमों के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जीना चाहते थे। लेकिन उस खुली दुनिया में हर समय वैम्पायर्स का खतरा मंडराता रहता था। वहीं दूसरी तरफ दीवारों के अंदर का शहर चर्च की सुरक्षा में था, जहां लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। कहानी हमें दीवारों के बाहर बने एक छोटे से घर तक ले जाती है, जहां लूसी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती है। एक रात जब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, तभी अचानक एक खतरनाक वैम्पायर उनके घर पर हमला कर देता है। वह लूसी के माता पिता को मार डालता है और लूसी को अपने साथ उठाकर ले जाता है। दूसरी ओर शहर के अंदर रहने वाला एक शेरिफ तुरंत एक पुराने प्रीस्ट के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि लूसी को वैम्पायर उठा ले गए हैं। असल में शेरिफ लूसी से प्यार करता है और उसे यह भी पता होता है कि यह प्रीस्ट लूसी का अंकल है, यानी लूसी के पिता उसका भाई थे। वह प्रीस्ट से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें लूसी को वापस लाना ही होगा। अपनी भतीजी को बचाने के लिए प्रीस्ट तुरंत चर्च के अधिकारियों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि दीवारों के बाहर एक वैम्पायर उसकी नीस को किडनैप करके ले गया है। प्रीस्ट चर्च के सामने खड़ा होकर कहता है कि हमें लूसी को हर हाल में बचाना होगा, लेकिन चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि इस दुनिया के लगभग सभी वैम्पायर्स खत्म किए जा चुके हैं और जो थोड़े बहुत बचे थे उन्हें कैद कर लिया गया है। उसके मुताबिक अब कोई भी आज़ाद वैम्पायर इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन प्रीस्ट जानता है कि लूसी सचमुच खतरे में है। वह उसकी मदद के लिए दीवारों के बाहर जाना चाहता है, मगर चर्च उसे सख्त चेतावनी देता है। उससे कहा जाता है कि अगर उसने बिना आदेश के वॉल छोड़ी तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा और बाद में मौत की सज़ा दी जाएगी। इसके बावजूद प्रीस्ट रुकने वाला नहीं था। अपनी भतीजी को बचाने के लिए वह वहां मौजूद सिक्योरिटी पर हमला करता है और ज़बरदस्ती वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ चर्च का लीडर इस मामले को गंभीर मानते हुए 3 प्रीस्ट और एक महिला योद्धा को उसके पीछे भेज देता है, ताकि उसे जिंदा पकड़कर वापस लाया जा सके। उधर प्रीस्ट और शेरिफ रास्ते में कुछ अजीब निशानों को देखते हैं। ये पैरों के निशान किसी इंसान के भी नहीं लगते और ना ही किसी सामान्य वैम्पायर के। दोनों उन निशानों का पीछा करते हुए रिजर्वेशन नाम की एक जगह तक पहुंचते हैं। ये वही जगह थी जहां कभी वैम्पायर्स को कैद करके रखा जाता था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें असली वैम्पायर्स का कोई सबूत नहीं मिलता। इसके बजाय वहां कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो ना पूरी तरह इंसान थे और ना ही पूरे वैम्पायर। ये आधे इंसान और आधे वैम्पायर बन चुके थे, क्योंकि इनके शरीर में वैम्पायर का खून पहुंच चुका था। हालांकि इनके पास असली वैम्पायर्स जैसी ताकत या स्पीड नहीं थी। वैम्पायर्स इन्हें अपने गुलामों की तरह इस्तेमाल करते थे। प्रीस्ट और शेरिफ पूरे इलाके में लूसी को तलाश करते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं मिलता। तभी अचानक तरफ से दर्जनों हाफ वैम्पायर्स उन्हें घेर लेते हैं। प्रीस्ट बिना देर किए उन पर हमला कर देता है और कई हाफ वैम्पायर्स को मार गिराता है। लड़ाई के बाद वह उनमें से एक को पकड़कर पूछता है कि लूसी कहाँ है। डर के मारे वह हाफ वैम्पायर बता देता है कि असली वैम्पायर्स लूसी को 16 मरा नाम की जगह पर ले गए हैं। वह बताता है कि पश्चिम दिशा में मौजूद उस इलाके में वैम्पायर्स का एक और बड़ा हाइव छुपा हुआ है। 16 मरा का नाम सुनते ही प्रीस्ट चौंक जाता है, क्योंकि वॉर के दौरान उस जगह को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। इसके बाद प्रीस्ट और शेरिफ तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद वे एक विशाल चट्टान के पास पहुँचते हैं, जिसके अंदर वैम्पायर्स का ठिकाना बना हुआ था। लेकिन जैसे ही दोनों उस जगह के करीब पहुँचते हैं, तभी अचानक उन पर दूसरे प्रीस्ट हमला कर देते हैं।
इनमें वही महिला प्रीस्ट भी शामिल थी जिसे चर्च ने अपने बाकी 3 साथियों के साथ इस भगोड़े प्रीस्ट को पकड़ने के लिए भेजा था। हालांकि वह उसे मारना नहीं चाहती थी और ना ही सच में उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। असल में वह महिला प्रीस्ट उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ जुड़ना चाहती थी। वह अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी और लंबे समय से उसे भी वही डरावने सपने आते थे जो इस प्रीस्ट को आते थे। दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक एक बेहद खतरनाक वैम्पायर गार्ड उन पर हमला कर देता है। वह कोई साधारण वैम्पायर नहीं बल्कि एक विशाल और डरावना क्रिएचर था। प्रीस्ट उसका सामना करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी ताकत इंसानों से कहीं ज़्यादा होती है। तभी महिला प्रीस्ट भी लड़ाई में उसका साथ देती है और दोनों मिलकर उस गार्ड को मार गिराते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहाँ उन्हें एक भी असली वैम्पायर दिखाई नहीं देता। दोनों समझ नहीं पाते कि अगर यहाँ वैम्पायर्स मौजूद नहीं हैं तो उनका गार्ड वहाँ क्या कर रहा था। इसके बाद वे पूरी जगह की जांच शुरू करते हैं और तभी उन्हें एक बेहद खतरनाक सच का पता चलता है। वैम्पायर्स वहाँ अपनी नई सेना तैयार कर रहे थे। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी जिससे आने वाले समय में हज़ारों नए वैम्पायर्स पैदा किए जा सके ताकि एक बार फिर इंसानों के खिलाफ जंग शुरू की जा सके। जांच के दौरान उन्हें पास ही एक सुरंग दिखाई देती है जो एक पुरानी माइन से जुड़ी हुई थी। वहां एक अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बना हुआ था जो सीधे शहरों तक जाता था। चूंकि पूरा रास्ता जमीन के नीचे था इसलिए वहां हमेशा अंधेरा रहता था। प्रीस्ट तुरंत समझ जाता है कि वैम्पायर्स दिन के समय इसी ट्रेन का इस्तेमाल करके सफ़र करते हैं और रात होने पर शहरों और कस्बों में पहुंचकर इंसानों पर हमला करते हैं। उनका अंदाज़ा बिल्कुल सही निकलता है। हमें ट्रेन के अंदर लूसी दिखाई जाती है जहां कई वैम्पायर्स मौजूद थे और उनके बीच उनका लीडर भी बैठा था। देखने में वह पूरी तरह इंसान जैसा लगता था लेकिन असल में वह एक बेहद ताकतवर वैम्पायर था। दिन में वह ट्रेन से सफ़र करता और रात को आसपास के टाउन्स में जाकर लोगों का कत्ल करता था। उसी रात वह अपनी टोली के साथ एक छोटे से टाउन पर हमला कर देता है और वहाँ के लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। तभी वहाँ चर्च द्वारा भेजे गए तीनों प्रीस्ट पहुँच जाते हैं। ये वही लोग थे जिन्हें लूसी के अंकल यानी भगोड़े प्रीस्ट को पकड़ने के लिए भेजा गया था। जैसे ही वे वैम्पायर लीडर को देखते हैं तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन वह इतना ताकतवर था कि कुछ ही पलों में उन तीनों को मार डालता है और उनकी लाशों को वहीं लटकाकर चला जाता है। अगले दिन प्रीस्ट, महिला प्रीस्ट और शेरिफ उस टाउन में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर जब वे उन तीनों प्रीस्ट्स की लाशें देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि यह किसी आम वैम्पायर का काम नहीं हो सकता। यह किसी ऐसे दुश्मन ने किया है जिसकी ताकत बेहद खतरनाक है। तभी लूसी का अंकल एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ जाता है। उसे एहसास होता है कि लूसी को सिर्फ किडनैप नहीं किया गया था बल्कि यह सब एक प्लान का हिस्सा था। क्योंकि लूसी उसकी नीस थी इसलिए उसे बचाने के लिए वह जरूर बाहर निकलता और चर्च के नियम तोड़ता। इसके बाद चर्च मजबूर होकर बाकी प्रीस्ट्स को भी उसके पीछे भेजता और जब सारे प्रीस्ट्स दीवारों के बाहर उलझे रहते तब वैम्पायर सीधे शहर यानी वॉल के अंदर हमला कर सकते थे जहां उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं बचता। असल में ये पूरी चाल बहुत पहले से सोची गई थी। असल में वह कोई सपना नहीं था बल्कि अतीत में घटी एक सच्ची घटना थी। जिस साथी को वह बचा नहीं पाया था वही अब वैम्पायर्स का नया लीडर बन चुका था। उस समय वैम्पायर्स ने उसे पकड़ लिया था और बेहद बेरहमी से घायल कर दिया था। मौत के करीब पहुंच चुके उस इंसान के पास फिर वैम्पायर क्वीन आई और उसने अपने खून से उसे एक वैम्पायर में बदल दिया। लेकिन वह कोई साधारण वैम्पायर नहीं बना क्योंकि उसके शरीर में सीधे क्वीन का खून था, इसलिए उसकी ताकत बाकी सभी वैम्पायर से कहीं ज़्यादा थी। इतना ही नहीं, वह एक हाइब्रिड वैम्पायर बन चुका था जो सूरज की रोशनी में भी बिना जले घूम सकता था। वैम्पायर बनने से पहले वह खुद एक प्रीस्ट था और उसे लड़ाई की लगभग हर कला में महारत हासिल थी। यही वजह थी कि उसका सामना करना बेहद मुश्किल था। प्रीस्ट बिना देर किए उस पर हमला कर देता है लेकिन वैम्पायर लीडर उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। लड़ाई के दौरान वह पूरी तरह प्रीस्ट पर हावी हो जाता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। दूसरी तरफ महिला प्रीस्ट रेलवे ट्रैक पर बम लगा चुकी होती है ताकि ट्रेन को रोका जा सके। लेकिन तभी वहां बड़ी संख्या में हाफ वैम्पायर्स पहुंच जाते हैं। वह बहादुरी से उन सबका सामना करती है और एक एक करके उन्हें मार गिराती है। मगर लड़ाई के बीच एक हाफ वैम्पायर उसके उस कंट्रोल सिस्टम को तोड़ देता है जिससे वह दूर से बम ब्लास्ट कर सकती है। वहाँ बड़ी संख्या में हाफ वैम्पायर से बर्बाद नहीं है, वहाँ बड़ी संख्या में हाफ वैम्पायर से थी। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वह सारे बम अपनी बाइक से बांध देती है और पूरी स्पीड में ट्रेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है ताकि सीधे टक्कर मारकर पूरी ट्रेन को उड़ा सके। उधर प्रीस्ट किसी तरह वैम्पायर लीडर से बचकर नीचे पहुंच जाता है क्योंकि उसका असली मकसद लूसी को बचाना था। लेकिन वैम्पायर लीडर वहां भी उसके पीछे आ जाता है। तभी वह लूसी के सामने एक ऐसा सच खोल देता है जिसे सुनकर वह पूरी तरह टूट जाती है। वह उसे बताता है कि असल में वही उसका असली पिता है
और जिसे वह बचपन से अपना पिता समझती आई थी, वह उसका अंकल था। उस समय तक प्रीस्ट बेहद बुरी तरह घायल हो चुका था और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। इसके बाद वैम्पायर लीडर लूसी को लेकर ट्रेन की छत पर पहुंच जाता है। उसका इरादा लूसी को काटकर उसे भी वैम्पायर बनाने का था, लेकिन तभी आखिरी कोशिश करते हुए प्रीस्ट ट्रेन के ऊपर पहुंच जाता है। प्रीस्ट आखिरी ताकत जुटाकर तेजी से उसके ऊपर हमला कर देता है। अचानक हुए इस वार से वैम्पायर लीडर बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर पड़ता है। उसी दौरान लूसी ट्रेन से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन ठीक समय पर वह उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। तभी उसकी नज़र सामने जाती है जहां महिला प्रीस्ट अपनी बाइक के साथ पूरी रफ्तार में ट्रेन की तरफ बढ़ रही होती है। दूसरी तरफ शेरिफ पहले ही ट्रेन से छलांग लगा चुका था। टक्कर से कुछ सेकंड पहले महिला प्रीस्ट भी अपनी बाइक से कूद जाती है। अगले ही पल बाइक सीधे ट्रेन से टकराती है और एक ज़बरदस्त धमाका होता है। उस विस्फोट में वैम्पायर लीडर समेत ट्रेन में मौजूद लगभग सभी वैम्पायर्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद खतरा पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि वैम्पायर्स की असली क्वीन अब भी जिंदा थी और उसका मकसद इंसानों का सफाया करके एक बार फिर पूरी दुनिया पर कब्जा करना था। इसके बाद प्रीस्ट वापस दीवारों के अंदर चर्च के मुख्यालय में पहुंचता है। वहां वह चर्च के लीडर के सामने एक मरे हुए वैम्पायर का सिर रख देता है, ताकि उसे यकीन हो सके कि दुनिया से वैम्पायर्स खत्म नहीं हुए हैं और वे अब भी आज़ाद घूम रहे हैं। लेकिन इतना सब देखने के बाद भी चर्च का लीडर उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। तब प्रीस्ट समझ जाता है कि अब उसे बिना चर्च की मदद के ही लड़ना होगा। वह अपने पुराने साथियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर उन्होंने अभी कदम नहीं उठाया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ वैम्पायर क्वीन को ख़त्म करने के लिए निकल पड़ता है। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।